हेलो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम बेटा आपका पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ और कुलाम्स लॉ से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, आइए बेटा अपन सबसे पहले समझते हैं कि कुलाम्स लॉ क्या बताता है आपका। ठीक है, तो कुलाम्स लॉ जो आपका है वो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा उसके बारे में बताता है। आप सब बच्चों को पता बेटा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो कुलाम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डायरेक्शन क्या है, दोनों के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं बेटा सामने कि कुलाम्स लॉ क्या बताता है आपका। इट गिव्स दी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, it gives the direction and magnitude of force between the two charges। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच में आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा इसके बारे में बताता है आपके पास बेटा। ठीक है, जो यहां पर दो चार्जेस है ये पॉइंट चार्जेस है, ये आपको याद रखना है बेटा हमेशा, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करता है आपके लिए। ठीक है, कुलाम्स लॉ ने इस फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताने के लिए आपका 4 पॉइंट के बारे में पहले आपको बताया। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, हम यहां पर दो चार्जेस ले लेते हैं, एक Q1 और एक चार्ज कितना ले लेते हैं बेटा आपका Q2 चार्ज। ठीक है, लेट देम, ये दोनों किसी स्मॉल r दूरी पर एक दूसरे से है। अब ये दोनों चार्जेस आपके दोनों चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं बेटा, दोनों चार्जेस आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या समझाया आपको बेटा, इन्होंने अपना पहला पॉइंट क्या बताया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है चार्जेस के बीच में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, ये जो हम यहां पर दो चार्जेस आपके लिए है ना बेटा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज कि भैया जो फोर्स है वो Q1 Q2 के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया आपका बेटा, दूसरा पॉइंट हमें बताया कि जो इन दोनों के बीच की फोर्स है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them, to the square of the distance between them। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आपके पास डिस्टेंस है बेटा, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बेटा कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में हमारे पास डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक, तो फोर्स जो है, ठीक है, जो हमारा फोर्स है वो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, जो हमें थर्ड पॉइंट आपका कुलाम्स लॉ ने बताया वो क्या बताया बेटा कि फोर्स, ठीक, अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि भाई ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे लगा रहा है, तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर म्यूचुअली फोर्स आपका लगाएंगे। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो किधर लगा रहा है, मतलब कि ये इसको इधर की तरफ धकेल रहा है, ये इसको इधर की तरफ धकेल रहा है, या ये इसको इधर की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, हो सकता है आपका ये इसको अपनी तरफ खींच रहा हो, नहीं, तो आपका कुलाम्स लॉ ने क्या बताया कि फोर्स इज ऑलवेज, हमेशा, फोर्स इज ऑलवेज along the line joining the two charges। ठीक है भाई, तो जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है ना, हमेशा फोर्स उसके अलोंग होगी, मतलब ये पॉसिबिलिटी फोर्स की डायरेक्शन की और ये पॉसिबिलिटी फोर्स की डायरेक्शन की नहीं हो सकती। अब हमारे पास यहां पर भी बेटा दो पॉसिबिलिटीज बची अलोंग द लाइन के भी, है ना। अगर फोर्स आपके पास दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है अगर उसी के अलोंग है तो ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास बची। अब फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, मतलब कि की तरफ होगी या अवे होगी, तो इसके लिए आपके पास बेटा जो है कुलाम्स ने आपको चौथा पॉइंट दिया। उन्होंने क्या बोला कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस, ठीक है बेटा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है भाई, तो जो आपके पास लाइक चार्जेस है वो तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा आपके पास अट्रैक्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को भी रिपेल करेगा, पर पॉजिटिव नेगेटिव को
अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो किस नेचर की होगी आपके पास, रिपल्सिव नेचर की होगी। इतनी ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा और वो भी किस नेचर की होगी बेटा आपके पास, रिपल्सिव नेचर की होगी। तो आपने क्या देगा कि हमारे पास जो इसके ये 2 पॉइंट है बेटा, ठीक है ना, हमारे पास जो कूलाम्स के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है वो किसके बारे में बताते हैं बेटा आपको, ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बताते हैं। और हमारे पास जो ये 2 पॉइंट है थर्ड एंड फोर्थ, ये हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बताते हैं बेटा। ये किसके बारे में बताते हैं अपने को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बताते हैं। अपन क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट को, पहले और दूसरे पॉइंट को कंबाइन करके लिख लेते हैं बेटा, ठीक। ये पहले और दूसरे पॉइंट को अपन क्या करके लिख लेते हैं बेटा, आपका कंबाइन करके लिख देते हैं। इसको रब कर देता हूं, ठीक। होप सो कि आपने सब बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर हम पहला और दूसरा पॉइंट बेटा आपका कंबाइन करके लिख के, ठीक है, अपन लिखते हैं बेटा कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है जी, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक। पहले और दूसरे पॉइंट को बेटा अपन कंबाइन कर लेते हैं। तो क्या था आपका पहला और दूसरा पॉइंट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F डायरेक्टली Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर बेटा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एक आपके पास कांस्टेंट आएगा इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू आई भाई आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज 9 × 10⁹ यूनिट में अगर उसको लिखता हूँ बेटा तो न्यूटन कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक। तो भाई ये हमारे पास बेटा इसका यूनिट है। तो जहाँ यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इस एप्सिलॉन नॉट को सुनते ही ना आपके एकदम से कान खड़े हो गए कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है। तो देखिए बेटा समझते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है। पहले मैं इसको प्रोनाउंशिएट करके लिख देता हूँ, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको समझने के लिए अपने को सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा बेटा, एप्सिलॉन को समझना पड़ेगा। तो आपका जैसे कि ये 2 चार्जेस है बेटा हमारे पास, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम है। अभी मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, वैक्यूम भी हो सकता है, ये मीडियम आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी हो सकता है, इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो सकता है, और कंडक्टिंग मटेरियल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो इसके बीच का जो मटेरियल है उस पर भी आपका फोर्स डिपेंडेंट करता है, ठीक है। वो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अगर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास जो फोर्स है वो इस जो बीच का मीडियम है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये आपका जो यहाँ पे एप्सिलॉन है ये उस मीडियम के बारे में बताता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर उस मीडियम के बारे में क्या बताता है, तो भैया ये उस मीडियम के बारे में ये बताता है कि वो मीडियम जो इन दोनों के बीच में है वो कितना पोलराइज हो सकता है, ठीक है। तो आइए बेटा इसको समझते हैं, है ना, इसको एक बार देखते हैं कि क्या है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए डेफिनेशन लिखूंगा, फिर डेफिनेशन के बाद उसका आपको मतलब पूर्णतः समझाएगा बेटा, ठीक। तो आपका क्वेश्चन अराइजेज कि सर व्हाट इज एप्सिलॉन, है ना, क्वेश्चन अराइजेज सर व्हाट इज एप्सिलॉन। तो भैया एप्सिलॉन का आंसर है आपके पास कि इट इज द मेजर, क्या है आपके पास बेटा ये, it is the measure how much the medium in between the two charges get influenced by external electric field, है ना, get influenced by external electric field। अभी ये बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आई होगी क्योंकि यहाँ पे अभी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं समझे। उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं लिखता हूँ कि हाउ मच मीडियम गेट पोलराइज्ड, ठीक है। तो भैया आपके पास एक तरीके से एप्सिलॉन हमें क्या बताता है, एप्सिलॉन हमें ये बताता है कि कोई भी जो मीडियम इन बिटवीन द 2 चार्जेस है, ठीक है, मीडियम इन बिटवीन द 2 चार्जेस वो कितना पोलराइज हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि सर व्हाट इज दिस पोलराइज। तो पोलराइज का मतलब क्या है, इसको आप बहुत ही सरल भाषा में समझिए। पोलराइज का मतलब आपके पास होता है कि टू सेपरेट अ मीडियम, है ना, टू सेपरेट अ मीडियम इन 2 अपोजिट नेचर। मतलब कि भैया आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ बेटा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है आपके पास, ठीक है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों का समूह। आपने क्या किया, उस ग्रुप को 2 ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
एक ग्रुप जो है वो बोल रहा है कि पढ़ाई एक अच्छी चीज़ है, एक ग्रुप बोल रहा है कि पढ़ाई अच्छी चीज़ नहीं है। तो मतलब एक ग्रुप जो है दैट इज पॉजिटिव टुवर्ड्स द स्टडी और एक ग्रुप है आपका नेगेटिव टुवर्ड्स द स्टडी। तो आपने क्या किया, आपने एक ग्रुप को दो अलग अलग विचारधाराओं में, अपोजिट नेचर की विचारधाराओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है ना जो आपने किया है, इसको पोलराइज करना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पर पोलराइज करना बोलते हैं। अब इसको हम समझते हैं मॉलिक्यूल लेवल पे। सपोज कीजिए कि आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O, आपने उसको दो आयनाइज्ड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रेक कर दिया कुछ एनर्जी देने के बाद। इधर आपके पास एक है OH नेगेटिव में आया, एक आपके पास H पॉजिटिव में आया। तो जो आपने यहाँ पे किया है ना, इसको पोलराइज करना बोलते हैं। आपने किया क्या है कि एक मॉलिक्यूल को दो आयंस में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर जो इनके चार्जेस है वो अपोजिट इन नेचर है। ठीक है, तो एक ग्रुप को दो अपोजिट नेचर के उसके अंदर आपने, है ना, एक मॉलिक्यूल को दो अपोजिट नेचर के आयंस में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दैट इज नोन एज पोलराइज करना। अब हमारे पास जो यहाँ पर आपका जो चार्ज है बेटा, इस चार्ज के बीच में जो ये मीडियम है, अगर ये मीडियम ज़्यादा प्लस माइनस में टूट जाता है, इस चार्ज के बीच का जो मीडियम है ना, ये चार्ज क्या देगा आपको, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर ये जो बीच का मीडियम है, अगर ये आपका ज़्यादा प्लस माइनस में टूट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं ज़्यादा पोलराइज हो जाता है, ठीक है, तो उसका एप्सिलॉन ज़्यादा होगा। और अगर वो कम कर पाता है तो उसका एप्सिलॉन कम होगा। तो बेसिकली एप्सिलॉन सिर्फ आपको ये मेज़र करके बता रहा है कि बीच का जो मीडियम है वो कितना पोलराइज होगा और कितना पोलराइज नहीं होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर इससे हमें क्या पता चलेगा, मतलब हम इससे क्या सीखेंगे कि अगर वो ज़्यादा प्लस माइनस में टूट जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमें। तो जैसे कि आपको दिख रहा है बेटा, हमने लिखा था अभी यहाँ पर कि आपका जो फोर्स है दैट कम्स टू बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अगर यहाँ पर मीडियम जो आपका है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू ज़्यादा होता है तो बेटा ये वाली जो फोर्स की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों चार्ज, ये जो एक दूसरे पर जो म्यूचुअल फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा। तो ये मीडियम इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका ये जानना कि ये कितना पोलराइज है कितना नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर कोई मीडियम कम पोलराइज होगा, मतलब ज़्यादा आपका कैसा होगा, डाइलेक्ट्रिक इन मटेरियल, मतलब कि बोल सकते इंसुलेटिंग मीडियम अगर आपका बीच में रहता है इन दोनों चार्जेस के बीच में तो वो कम पोलराइज्ड होगा। अगर कम पोलराइज्ड होगा तो इसका मतलब ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे। तो मोटा मोटी बात है आपको जो समझ में आई है बेटा वो ये समझ में आई है कि एप्सिलॉन इज नथिंग, इट जस्ट सिंपली गिव यू द आइडिया दैट हाउ मच द मीडियम गेट पोलराइज्ड। जो मीडियम ज्यादा पोलराइज होगा तो उसका एप्सिलॉन ज्यादा होगा और जो मीडियम कम पोलराइज होगा उसका एप्सिलॉन कम होगा। ठीक है, अब यहां पर एयर के एप्सिलॉन को, है ना बेटा, एयर के एप्सिलॉन को हम यहां पर आपका एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो एप्सिलॉन को अगर मैं नीचे नॉट लगा दूं दैट इज एप्सिलॉन, ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, NaUGHT नॉट। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए बोला जाएगा, फॉर फ्री स्पेस, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दैट इज योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हो गया बेटा आपको इतनी बात? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर आप सिंपल यहाँ लिखते हो एप्सिलॉन तो दैट इज ये सिंपल क्या पढ़ा जाएगा बेटा, एप्सिलॉन पढ़ा जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हो सकती है और ये परमिटिविटी अब आपको क्लियर है कि ये किस चीज़ के बारे में बताती है। अब एयर का जो परमिटिविटी है, जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12, है ना। तो 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा, और वहीं पर क्योंकि एप्सिलॉन ज़्यादा किसका होता है, एप्सिलॉन सबसे ज़्यादा होता है आपके पास मेटल का। तो आपका वो ज़्यादा क्यों होता है वो भी उसका कारण आपको पता है, क्योंकि जो मेटेलिक आपका मटेरियल होगा वो ज़्यादा पोलराइज आपका कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इजीली क्या कर जाता है, आपका पोलराइज कर जाता है, प्लस माइनस में इजीली टूट जाता है और उसके अंदर ज़्यादा आपका प्लस माइनस में टूटने की संभावनाएं होती है। तो उसमें ज़्यादा प्लस माइनस में अगर वो टूटेगा तो हम उसको, उसके अंदर जो पोलराइज हुआ है, जो पोलराइजेशन हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए उसका एप्सिलॉन का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो उसका ज़्यादा कितना होता है बेटा, उसका एप्सिलॉन का वैल्यू होता है आपके पास इनफाइनाइट। उसका एप्सिलॉन का वैल्यू होता है बेटा आपके पास इनफाइनाइट। तो एप्सिलॉन फॉर मेटल, है ना, एप्सिलॉन फॉर मेटल इज इनफाइनाइट। तो आपको मोटा मोटी बातें जो समझ में आई है वो ये समझ में आई है कि जो चार्ज के बीच जो चार्ज है वो जो एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स लगाता है बेटा,
वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे भी डिपेंड करता है, मीडियम इन बिटवीन पर भी डिपेंड करता है, और तीसरा आपके पास बेटा कि जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस उस पर भी डिपेंड करता है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस बेटा आपके पास अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमें अच्छे से कुलाम्स लॉ ने समझा दिया। अब आपका जो हमारे पास आता है, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूँ तो इसको बेटा कैसे लिखूंगा मैं, कंबाइंडली फोर्स है वो फोर्स कितना आ गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इन सब का वैल्यू पता है बेटा। एप्सिलॉन किसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, मेटल के लिए एप्सिलॉन कितना होता है, ये बात अब आपको अच्छे से पता चल चुकी है। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कुलाम्स लॉ। ठीक है, तो कुलाम्स लॉ से कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा आपका कि कुलाम्स लॉ जो है ना, कुलाम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, जो आपका कुलाम्स लॉ है ना बेटा, ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, जो कुलाम्स लॉ है ये सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए बेटा आपके पास, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, दूसरी चीज कुलाम्स जो इसके अंदर फोर्स हम यूज कर रहे हैं, फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। फोर्स जो है बेटा हमारे पास नेचर में कंजर्वेटिव है। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब आपको बता देते हैं, कंजर्वेटिव का मतलब होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब होता है जिनका जो वर्क डन है वो इनिशियल और सिर्फ फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता हो। ठीक है, कैसी फोर्सेस, जिनका जो वर्क डन है बेटा वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता हो, पाथ पर डिपेंड ना करता हो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। ठीक, तीसरा पॉइंट आपका जो कुलाम्स लॉ है बेटा, कुलाम्स लॉ ओबे करेगा आपका, ओबेज दी न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको आपका ओबे करता है आपका कुलाम्स लॉ। मतलब अगर ये इस पे फोर्स F लगा रहा है तो ये भी इस पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा। वो तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि म्यूचुअल फोर्सेस के बारे में आपका कुलाम्स लॉ बताता है, एक चार्ज दूसरे पे तो दूसरा भी दूसरे पर फोर्स लगाता है। ठीक, इसका जो फोर्थ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। आपका जो फोर्स इन बिटवीन चार्जेस होता है, फोर्स इन बिटवीन चार्जेस is independent of the position, is independent of the presence and absence of any other charge। ठीक है भाई, मतलब एनी अदर चार्ज, मतलब अगर आप इन दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है बेटा, अगर आप क्या करते हो, इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई और चार्ज लेके आते हो, ठीक, इन दोनों के बीच में अगर आप कोई और चार्ज लेके आते हो और ये पहले वाला इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है F, ठीक, तो इस चार्ज के आने की वजह से इसने जितनी इस पे फोर्स लगाई है उसके मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, तो जो फोर्स ये पहले F लगा रहा था इसके बीच में अगर मैं दो चार्जेस ला के रख दूं, चाहे प्लस रखूं चाहे माइनस रखूं, ये अभी भी इस पर कितनी फोर्स लगाएगा, F लगाएगा। ये इसका हमने जो फोर्थ पॉइंट लिखा है उसका मतलब ये है। हाँ, इस चार्ज पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो चेंज कर सकती है, बट इंडिविजुअल जो फोर्स लगा रहा है, इंडिविजुअल चार्ज जो फोर्स लगा रहा है उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास के 4 पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट आपका बोलता है कि ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। तीसरा पॉइंट आपका बोलता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी ओबे करेगा। और फोर्थ पॉइंट बोलता है कि आप इन दोनों के बीच में कितने भी चार्जेस आप ले आइए तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज डू नॉट चेंजेस।